आज की इस वीडियो में मुस्लिम विधि का 4th क्वेश्चन है। मुस्लिम विवाह के आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। डिस्कस एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड मुस्लिम मैरिज। ठीक है, हम सीक्वेंस में क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। मैं हर क्वेश्चन को आपको सीक्वेंस में पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि मुस्लिम विधि में मुस्लिम कौन है। दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि मुस्लिम विधि में जो सुन्नी और शिया संप्रदाय हैं वो कैसे आई थी और हज़रत मोहम्मद कौन थे। हज़रत मोहम्मद जिनकी वजह से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी वो हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था मुस्लिम विधि के सोर्स। ठीक है, और इसके बाद है मुस्लिम विवाह के आवश्यक तत्व। आवश्यक तत्व के बाद हम पढ़ेंगे मुस्लिम विवाह के प्रकार के, मुस्लिम विवाह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम सीक्वेंस में क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं। आप भी इनको इसी तरह से रेडी कर लेना। ठीक है, मुस्लिम विधि के अनुसार विवाह की विस्तृत विवेचना कीजिए या फिर मुस्लिम विवाह निकाह को परिभाषित कीजिए। अब ये इन 3 तरीकों से लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया ये क्वेश्चन कि मुस्लिम विवाह की जो परिभाषा है वो बता दीजिए, या फिर मुस्लिम विवाह की विस्तृत विवेचना कीजिए, या फिर मुस्लिम विवाह के आवश्यक तत्वों को बताइए। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले है इसका परिचय, इंट्रोडक्शन। मुस्लिम विवाह जिसे निकाह कहा जाता है यह इस्लाम धर्म में न केवल एक सामाजिक संस्था है बल्कि एक धार्मिक कर्तव्य और नागरिक अनुबंध, अनुबंध का मतलब होता है संविदा। ठीक है, नागरिक संविदा भी है। कुरान और हदीस में विवाह को एक पवित्र बंधन माना गया है जिसका उद्देश्य वैध सहवास, सहवास का मतलब होता है सेक्सुअली इंटरकोर्स करना, शारीरिक संबंध। ठीक है, सहवास, संतानोत्पत्ति, नैतिक जीवन तथा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। मुस्लिम विवाह का स्वरूप सिविल कॉन्ट्रैक्ट का होता है। जो मुस्लिम विवाह है इसका स्वरूप जो होता है वो होता है सिविल कॉन्ट्रैक्ट की तरह, अर्थात इसमें प्रस्ताव, स्वीकृति, सहमति और वैधानिक शर्तों का पालन आवश्यक है। जो मुस्लिम विवाह होता है, विवाह कोई भी हो, हिंदू विवाह में भी ये चीज़ें मान्य होती हैं कि प्रस्ताव होना चाहिए लड़की पक्ष से या फिर लड़के पक्ष से, फिर दूसरे पक्ष की स्वीकृति होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, उनकी सहमति होनी चाहिए, फिर उसमें वैधानिक जो शर्त हैं वो होनी चाहिए, तब जाके एक कंप्लीट, एक वैलिड मैरिज होती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फिर इसमें है परिभाषा, मुस्लिम विवाह की परिभाषा। मुस्लिम विवाह निकाह ऐसा अनुबंध है, ऐसी संविदा है जो एक पुरुष और स्त्री के बीच इस उद्देश्य से किया जाता है कि वे वैध रूप से पति पत्नी के रूप में रह सकें और उनके संतान उत्पत्ति को वैधता प्राप्त हो। ठीक है, निकाह एक ऐसी संविदा है जो 2 लोगों के बीच में, एक लड़की और एक लड़के के बीच में होती है इस उद्देश्य से कि वो एक लीगली रूप से पति पत्नी के रूप में रह सकें और उनकी जो संतान होगी उसको एक वैलिडिटी प्राप्त हो। ठीक है, फिर एक केस है अब्दुल कादिर बनाम सलीम, 1886 का एक केस है। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम विवाह एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, हालांकि इसमें धार्मिक पहलू भी निहित हैं। निकाह वैध होने के लिए इजाब यानी कि प्रस्ताव और कबूल, स्वीकृति आवश्यक है। साथ ही मेहर और गवाह होना अनिवार्य है। विवाह केवल धार्मिक संस्कार नहीं है बल्कि पति पत्नी के बीच वैधानिक अधिकार और दायित्व उत्पन्न करता है। यह निर्णय भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ में मील का पत्थर है। ठीक है, ये केस है इसका। और फिर है आवश्यक तत्व। आवश्यक तत्व, एसेंशियल्स एलिमेंट्स। सबसे पहला आवश्यक तत्व है प्रस्ताव और स्वीकृति, जिसे मुस्लिम शब्द में कहा जाता है इजाब और कबूल, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। फिर दूसरा इसका आवश्यक तत्व है विवाह की क्षमता, कैपेसिटी टू मैरिज। फिर है स्वतंत्र सहमति, दोनों की फ्री कंसेंट होनी चाहिए, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। फिर है वैधानिक निषेध का अभाव, एब्सेंस ऑफ लीगल डिसेबिलिटीज़, यानी कि ऐसे विवाह जिन पर रोक लगाई गई है विधि द्वारा। फिर है मेहर, फिर है गवाहों की उपस्थिति, विटनेस, विवाह के लिए गवाह की उपस्थिति।
प्रस्ताव और स्वीकृति, इजाब और कबूल, ये मुस्लिम शब्द हैं। इजाब और कबूल, अगर आपको ये नाम याद रहते हैं तो आप इनको लिख सकते हैं, और किसी को ये नाम याद ना रहे एग्जाम में तो प्रस्ताव और स्वीकृति भी लिख सकते हो। ठीक है। विवाह की वैधता के लिए एक पक्ष वली या स्वयं द्वारा विवाह का स्पष्ट प्रस्ताव, इजाब और दूसरे पक्ष द्वारा उसी प्रकार स्वीकृति कबूल करना आवश्यक है। वली मतलब होता है कि पेरेंट्स, जो लड़की पक्ष है फिर लड़का पक्ष है, उसके जो पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से या उस इंसान की खुद की तरफ से विवाह के लिए प्रस्ताव होना चाहिए, और दूसरे पक्ष की साइड से उसके लिए विवाह के लिए स्वीकृति होनी चाहिए। ठीक है। यह प्रस्ताव और स्वीकृति, यह प्रस्ताव और स्वीकृति मौखिक, लिखित या अन्य किसी भी प्रकार से हो सकती है। ठीक है। यह है प्रस्ताव और स्वीकृति, इसका पहला प्रस्ताव। और यही हमने हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा था। हिंदू मैरिज एक्ट में भी सेक्शन 5 में ये लिखा हुआ है कि जो हिंदू रीति रिवाज है उनके अनुसार एक वैलिड मैरिज में क्या क्या आवश्यक तत्व होते हैं, यही सारे तत्व होते हैं उसमें भी। ठीक है। बस ये नहीं होते, मेहर और गवाह की उपस्थिति ये नहीं होते, बाकी सारे तत्व होते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में भी, जो कि सेक्शन 5 में है। ठीक है। विवाह की क्षमता, कैपेसिटी टू मैरी, धार्मिक पात्रता, बालिकपन, वयस्कता, मानसिक स्वस्थता, ये तीनों चीज़ें उस व्यक्ति में होनी चाहिए जो शादी कर रहा है। ठीक है। विवाह की क्षमता के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए उस व्यक्ति में। विवाह के लिए दोनों पक्ष मुस्लिम हो या पुरुष मुस्लिम और स्त्री किताब या ईसाई या यहूदी हो सकती है, और मुस्लिम कानून के अनुसार आयु 15 वर्ष पूरी होने पर बालिग माना जाता था। पहले 15 वर्ष आयु पूरी होने पर किसी व्यक्ति को बालिग यानी कि वयस्क, मैच्योर माना जाता था, लेकिन बाद में एक कानून आया था, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, जिसमें पुरुष की जो आयु है वो कर दी थी 21 वर्ष, और जो महिला है उसकी आयु करी गई थी 18 वर्ष। ठीक है। पुरुष की आयु 21 वर्ष और महिला की आयु 18 वर्ष, और ये सभी धर्म पर लागू है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। ठीक है। दोनों पक्ष विवाह की प्रकृति को समझने की मानसिक क्षमता रखते हों। जो दोनों पक्ष हैं उनकी जो आयु है वो विवाह के लिए पूरी होनी चाहिए, वो मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी पागल से शादी करा दी। ठीक है। और ये एक एक्ट है, इसका नाम याद रखना, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, जिसमें पुरुष की जो एज है वो 21 वर्ष और महिला की एज 18 वर्ष होनी चाहिए विवाह के लिए। ठीक है। आगे देखते हैं। फिर है स्वतंत्र सहमति, फ्री कंसेंट। विवाह के लिए दोनों पक्षों की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, उन दोनों की मर्जी से विवाह होना चाहिए। ठीक है। विवाह बलपूर्वक, धोखे से या भ्रम में नहीं होना चाहिए। यदि सहमति दबाव या धोखे से ली गई है तो विवाह फासिद या बातिल, वॉइड हो सकता है, या तो वो इरेगुलर हो जाएगा फिर वॉइड हो जाएगा। ठीक है। ये डिपेंड करेगा कंडीशन पे कि किस कंडीशन में शादी हुई है। फिर है इसके बाद वैधानिक निषेध का अभाव, यानी कि लीगली रूप से किसी विवाह पर रोक, अब्सेंस ऑफ लीगल डिसेबिलिटीज़। मुस्लिम विवाह में कुछ संबंध ऐसे होते हैं जिनमें विवाह करना बातिल, शून्य है, जैसे कि दूध का रिश्ता, वह स्त्री जिसने बचपन में दूध पिलाया हो और उस स्त्री का परिवार, यानी कि वो स्त्री जैसे कि खुद की माँ है या फिर कोई चाची है जिसने बचपन में उस बच्चे को दूध पिलाया है, तो वो उससे शादी नहीं कर सकता, उनकी जो बेटियां हैं उनसे शादी नहीं कर सकता। ठीक है। फिर है संबंधी विवाह, इसे आप निकट संबंधी लिखना। निकट संबंधी विवाह जैसे पत्नी की माँ, जो पत्नी है उसकी माँ, पत्नी की बेटी, पुत्रवधू आदि, इन सब में विवाह करने पर रोक है। ठीक है। अब आप अगर इसे थोड़ा सा और 2-3 लाइन में बढ़ाकर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत मुस्लिम विवाह में निकट संबंधी विवाह पर निषेध, जैसे पत्नी की माँ, पत्नी की बेटी और पुत्रवधू, है ना। इसके बाद है इद्दत अवधि।
इद्दत अवधि तलाक या पत्नी की मृत्यु के बाद स्त्री के लिए निर्धारित प्रतीक्षा काल। तलाक या फिर पति की मृत्यु के बाद मुस्लिम विवाह में तलाक या फिर पति की मृत्यु के बाद कुछ एक टाइम पीरियड होता है जिसमें उस महिला को उस टाइम पीरियड तक रुकना होता है। जैसे तलाक में 3 चंद्रमास तक और पति की मृत्यु के बाद 4 महीने 10 दिन तक एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंतर्गत यानी कि उस टाइम पीरियड तक वो महिला शादी नहीं कर सकती। ठीक है, इसे कहते हैं इद्दत अवधि। इसके बाद है मेहर। पति का यह कानूनी दायित्व है कि वह पत्नी को मेहर दे। जो मुस्लिम विधि है इसमें विवाह के समय पति द्वारा पत्नी को एक मेहर दी जाती है, एक रकम दी जाती है, या तो शादी करते वक्त या फिर शादी के बाद। ठीक है, मेहर विवाह का मूल्य नहीं बल्कि पत्नी की आर्थिक सुरक्षा का साधन है। यह विवाह के समय या बाद में दिया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है गवाहों की उपस्थिति। जो विवाह है उसमें गवाहों की उपस्थिति। सुन्नी कानून में 2 पुरुष या फिर 1 पुरुष और 2 स्त्री गवाह अनिवार्य हैं और सिया कानून में गवाह अनिवार्य नहीं है लेकिन सलाह दी जा सकती है। फिर है इसके बाद इसका निष्कर्ष। मुस्लिम विवाह एक धार्मिक एवं संविदात्मक अनुबंध है जिसमें वैधता के लिए प्रस्ताव, स्वीकृति, क्षमता, स्वतंत्र सहमति, वैधानिक निषेध यानी कि लीगली रूप से रोक, अभाव, मेहर और गवाह का होना आवश्यक है। इन शर्तों का उल्लंघन विवाह को फासिद या बातिल यानी कि उसको वॉइड कर सकता है या फिर इरेगुलर बना देता है। अतः मुस्लिम विवाह न केवल धार्मिक दृष्टि से पवित्र है बल्कि सामाजिक और कानूनी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण संस्था है। ठीक है, यह है इसका निष्कर्ष। बस यहीं तक था ये क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसके बाद है कि आपको इसमें क्या क्या मेन चीज़ें याद रखनी है। क्वेश्चन को याद करते वक्त आप इसके इस तरह से शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। सबसे पहले इसका परिचय, फिर इसकी परिभाषा, फिर इसमें एक केस था अब्दुल कादिर बनाम सलीम 1886 का एक केस था जिसमें HC हाई कोर्ट ने सिविल कॉन्ट्रैक्ट, जो मुस्लिम विवाह है उसको एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट कहा है और वैध विवाह के लिए प्रस्ताव, स्वीकृति, साथ ही मेहर, गवाह अनिवार्य हैं। ठीक है, ये कहा गया था इस केस में। फिर है इसके आवश्यक तत्व। आवश्यक तत्व में प्रस्तावना है। सबसे इसका पहला जो आवश्यक तत्व है प्रस्तावना व स्वीकृति, जिसे मुस्लिम शब्द में कबूल और इजाब कहते हैं। विवाह की क्षमता 15 वर्ष आयु पहले थी लेकिन जो एक अधिनियम था बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, इसमें पुरुष की उम्र 21 वर्ष और महिलाओं की उम्र 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, और विवाह की क्षमता के लिए धार्मिक पात्रता होनी चाहिए, वयस्कता होनी चाहिए और मानसिक रूप से वो स्वस्थ रहने चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद है स्वतंत्र सहमति। दोनों पक्षों की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। अगर विवाह दबाव में, धोखे से या फिर भ्रम में करवाया गया है तो वो विवाह वॉइड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है वैधानिक निषेध का अभाव। दूध का रिश्ता, जिस स्त्री का उसने बचपन में दूध पिया है वो उससे और उसकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। निकट संबंधी विवाह, पत्नी की माँ से, पत्नी की बेटी से और पुत्रवधू से शादी नहीं कर सकता। इद्दत अवधि तलाक और पति की मृत्यु के बाद जो एक टाइम पीरियड दिया हुआ है, तलाक के 3 मास तक और पति की मृत्यु के 4 महीने 10 दिन तक एक टाइम पीरियड है। उस टाइम पीरियड तक रुकना है, उसके बाद शादी करनी है। ठीक है, उससे पहले अगर आप शादी करते हो तो वो वॉइड हो जाएगी। फिर इसके बाद है मेहर। फिर है गवाहों की उपस्थिति। सुन्नी में 1 या 2 पुरुष होने चाहिए, 2 स्त्री होने चाहिए। सिया में इनकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और मेहर जो होता है वो पुरुष पक्ष की तरफ से महिला पक्ष को दिया जाता है शादी के वक्त या फिर शादी के बाद। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है और इस तरह से अगर आप शॉर्ट नोट बना लोगे हर क्वेश्चन के तो आपको सारे क्वेश्चन इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में और लाइक वाइक कर दिया करो वीडियो को। अगर अच्छी लगती हो तो लाइक कर दिया करो, नहीं लगती हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दिया करो कि मुझे क्या चीज़ सुधारनी चाहिए जिससे मेरी वीडियो और अच्छी बने और आपको और बेटर समझ में आए। ठीक है।